8 नवंबर 2016 की वो सर्द रात। जब बंद हुए थे 1000 और 500 के नोट। हिंदुस्तान में मच गई थी हलचल। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य। एटीएम और बैंकों के बाहर लग गई थी लंबी कतारें। हाथ में आए 2000 और 500 के नए नोट। काले धन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। पूरी दुनिया में नोटबंदी की गूंज। नोटबंदी से कितना आया काला धन। सियासी हलकों में नोटबंदी का शोर। सबसे बड़े आर्थिक सुधार पर पीएम मोदी की हुंकार। 8 नवंबर रात को 12 बजे 500 और 1000 की नोट गायब हो गई। आपके भी गए होंगे, लेकिन आप मोदी पे गुस्सा करते हो क्या? गुस्सा करते हो क्या? आप मोदी पे नाराज हो क्या? लेकिन कुछ लोग अभी भी भूल नहीं पा रहे, सारा चला गया, बोरियां की बोरियां चली गई। विपक्ष ने कहा ऐतिहासिक भूल। I say with immense pain and a sense of deep responsibility that the 8th of November was a black day for our economy and indeed for our democracy. नोटबंदी के 365 दिन। आज से ठीक 1 साल पहले 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो हर कोई सांस रोके उस फैसले का इंतजार करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री क्या बोलने जा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अपने आप में खबर बन गई, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई महीनों के लिए, क्योंकि सरकार ने 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट रात 12 बजे के बाद से बंद कर दिया था। नोटबंदी का यह ऐलान किसी भूचाल से कम नहीं था और इसके साथ ही पूरे देश में हलचल शुरू हो गई। हर कोई हैरान था, परेशान था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार देश की 90% करेंसी अगर बंद हो जाती है रातों रात तो लोग कैसे काम करेंगे, आप कैसे सामान खरीदेंगे, कहां क्या होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हमारा देश वाकई में एक महान देश है, हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। नोटबंदी हुई, 90% करेंसी रातों रात बंद हो गई। इसके बावजूद 1 साल पूरा हो चुका है, भारतवर्ष लगातार तरक्की कर रहा है। यह बात अलग है कि अर्थव्यवस्था पर इसकी जबरदस्त मार पड़ी है, लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि क्या नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा देगी या दरअसल एक ऐसी नींव या बुनियाद रखेगी जिसके दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था आगे चलकर चाक चौबंद होती दिखाई देगी। तारीख 8 नवंबर 2016। वक्त रात के 8 बजे। 1 साल पहले की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम पैगाम देने के लिए सामने आए और इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इधर पीएम मोदी ने ऐलान किया, उधर पूरे देश में हलचल तेज हो गई। हर कोई नए नोट के लिए एटीएम और बैंक की तरफ दौड़ पड़ा।
अचानक सर्कुलेशन से करीब 16,000 करोड़ की करेंसी बाहर हो गई, लिहाजा देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर और जनता की चिंता दोनों बढ़ गई। दरअसल नोटबंदी का मकसद काले धन, जाली नोट और टेरर फंडिंग पर प्रहार करना था। ऐसे में पूरा देश नोटबंदी के फैसले के साथ खड़ा हो गया। दिन हो या फिर रात, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी रही। लोगों को तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन हर कोई सबसे बड़े फैसले के साथ था। नहीं, ब्लैक मनी में तो जरूर लगनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया है मोदी साहब ने। ठीक है, लाइन तो लगी हुई है, परेशानियां तो हैं, पर जैसे भी मोदी जी कर रहे होंगे ठीक ही कर रहे होंगे देश की भलाई के लिए। पुराने नोट लौटाने के लिए 50 दिनों का वक्त दिया गया था। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं कि एक साल के अंदर कितने पैसे वापस आए और आरबीआई के लिए इसका हिसाब किताब करना कितना बड़ा चैलेंज रहा। बैन पुराने नोटों में से करीब 99% नोट मार्च 2017 तक बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए। 1,000 रुपए के 8.9 करोड़ नोट यानी 1.3% नहीं लौटे। 15.44 लाख करोड़ रुपए में से 15.28 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में आ गए। हालांकि आरबीआई के इन आंकड़ों में बैन किए गए 500 के पुराने नोट शामिल नहीं हैं। हालांकि काले धन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार अड़ी रही। नोटबंदी के फैसले के साथ ही डिजिटल करेंसी की तरफ देश बढ़ा। नोटबंदी के 365 दिन पूरे हो चुके हैं। मीडिया से मुखातिब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के फायदे गिनाए। डिमोनेटाइजेशन ये एक बड़े प्रक्रिया का विचार का एक उद्देश्य था कि भारत को लेस कैश इकोनॉमी, हायर टैक्स बेस, हायर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, मोर फॉर्मल इकोनॉमी, और जिस गति के साथ रीमोनेटाइजेशन किया गया, एक प्रकार से कुछ सप्ताहों में या 2-3 महीनों में, वो अपने आप में उदाहरण था कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी करेंसी रिप्लेसमेंट स्कीम इतनी सरलता से इस प्रकार से हुई। सियासी गलियारों में नोटबंदी के फैसले को लेकर विरोधी दलों ने सरकार पर हमला जारी रखा। आम लोगों की परेशानी और छोटे उद्योगों को हुए नुकसान को लेकर सवाल दागे गए। लेकिन पीएम मोदी फर्जी कंपनियों और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दलील के साथ अपना बचाव करते रहे। वो लाखों अवैध कंपनियों पर शिकंजा कसने की दुहाई देते रहे। इस देश में मोदी ने 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, लेकिन कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई मोदी के पुतले नहीं फूंक रहा है। क्यों? ये 3 लाख कंपनियां कागज पर थी। और आप हैरान हो जाएंगे, एक कंपनी हमने ऐसी पकड़ी है जिसके 2100 बैंक अकाउंट थे। एक कंपनी 2100 बैंक अकाउंट। नोटबंदी एक ऐसा फैसला रहा जिसके असर के आंकड़ों की समीक्षा अभी कई साल तक होती रहेगी। ऐसे में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हालांकि सत्ताधारी दल हो या फिर विरोधी पार्टियां, वो इंतजार करने के बजाय इस मुद्दे को अपने हिसाब से भुनाने में जरूर जुटी नजर आती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें, और वो इसलिए क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, यहां तक कि सरकार को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बड़े फैसले को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। लोग नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि व्यवहारिकता नहीं थी, और सरकार नहीं समझ पा रही थी क्योंकि सरकार ने शायद पूरा आकलन नहीं किया था कि नोटबंदी का असर क्या और कैसे होने जा रहा है। ऐसे में सरकार को नित दिन नियम बदलने पड़े, और इसकी वजह से इतने नियम और कानून सामने आए कि लोग उसी में कन्फ्यूजियाते दिखाई दिए। या मैं बिहार का ये शब्द आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह परिस्थिति इतनी विषमय थी कि लोगों को वाकई में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। न तो टैक्स देने वालों को, न पैसा देने वालों को, न कर्जदार को, न व्यवहारिक तौर पर व्यापारियों को। हाँ, इस बीच इतना जरूर हुआ कि राजनीति भी चरम पर हुई, और जो हुआ वो आखिरकार हम सबों ने पिछले 1 साल देखा। भाइयों बहनों,
मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने जनता से 50 दिन का वक्त मांगा था। 50 दिन की कसरत और उसके बाद फिर वही रफ्तार। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश पीएम मोदी के फैसले के साथ था और यहीं से कैशलेस इंडिया को रफ्तार मिली। डिजिटल करेंसी पर जोर दिया गया, लेकिन नोटबंदी के 50 दिनों के अंदर सरकार को करीब 65 बार नियमों को बदलना पड़ा। एटीएम से कैश निकालने, बैंकों में कैश जमा करने तक में बड़े बदलाव किए गए थे। हालत यह हो गई थी कि हर ओर असमंजस के हालात थे। सबकी नजरें सरकार के नए ऐलान पर टिकी थी। कब नियम बदल जाएं, कहा नहीं जा सकता। 8 नवंबर 2016 बैंक और पोस्ट ऑफिस से एक अकाउंट होल्डर एक दिन में 4000 रुपए तक के पुराने नोट बदल सकता है। 2000 और 500 के नए नोट सर्कुलेशन में लाए गए। 13 नवंबर 4000 रुपए की बजाय 4500 रुपए तक के पुराने नोट बदलने की छूट का ऐलान किया गया। 15 नवंबर नोट बदलने वालों की उंगली पर स्याही के निशान लगाए जाने का फरमान। 17 नवंबर सरकार ने नोट बदलने की सीमा को घटाकर 2000 रुपए कर दिया। 21 नवंबर शादी के लिए एक परिवार को 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट दी गई। 21 दिसंबर पुराने नोट को जमा कराने में सख्ती शुरू हुई। नोटबंदी के 365 दिनों में नोटों की तस्वीर बदली। पहली बार देश में 200 के नए नोट आए। वहीं 50 के नए नोट भी सर्कुलेशन में लाए गए। हालांकि पहले से चल रहे 50 के नोट को बंद नहीं किया गया। देश भर में 2000 के गुलाबी नोट को लेकर जितनी हलचल रही, तो इसको लेकर सस्पेंस भी। कभी अफवाह फैलाई गई कि रंग छोड़ने वाले नोट नकली हैं, तो कभी माइक्रोचिप के दावे हुए। लेकिन आरबीआई ने साफ कर दिया कि रंग छोड़ने वाले गुलाबी 2000 के नोट नकली नहीं हैं और ना ही इसमें कोई चिप लगी है। उधर नोट को लेकर बार बार मोदी सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। विरोधियों ने हर बार कहा कि इतनी पलटबाजियों का मतलब ये है कि एक तो तैयारी नहीं थी, दूसरी नीयत में खोट है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यहां तक कहा कि इससे जीडीपी गिर जाएगी। Feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage point as a result of what has been done. सड़क से लेकर संसद तक नोटबंदी को लेकर शोर शराबा तेज हो गया और नोटबंदी के बाद पहली तिमाही के आंकड़े आए तो विपक्ष की आवाज और मुखर हो गई। जनवरी से मार्च 2017 में 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 7.1% थी। अप्रैल से जून 2017 में 5.7% जीडीपी ग्रोथ रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 7.9% थी। ये वो आंकड़े हैं जिसने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को दे दिया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महज कुछ महीनों या फिर साल में नोटबंदी के फैसले को देखना सही नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में नोटबंदी मील का पत्थर साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी को लेकर अलग अलग धारणाएं रहीं। बहुत बड़े तबके पर लोगों को इस बात का एहसास रहा या यूं कहीं कि विश्वास रहा कि नोटबंदी की वजह से काला धन बाहर निकल कर आएगा। लेकिन जिस तरह से नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था पर मार की, चोट की और छोटे व्यापारी या यूं कहें कि छोटे कारोबारी पूरे तरीके से ध्वस्त होते दिखे, इसने कई सवाल भी खड़े किए। बहुत लोगों की नौकरियां चली गईं, बहुत व्यापार बंद हो गए। न्यूज़ नेशन ने देश भर के कई शहरों में लोगों से बातचीत की, ये समझने की कोशिश की कि पिछला एक साल कैसे गुजरा और क्या वाकई में लोगों की जिंदगी बदली। नोटबंदी को 1 साल पूरा होने को है, ऐसे में देश ने इससे क्या खोया और क्या पाया। इस 1 साल के पूरा होने पर क्या फर्क आया बचत करने के तरीके में, हम यहां जान लेते हैं। लेडीज हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह का फर्क इनकी बचत के तरीके में आया। सबसे पहले आप ये बताइए कि अब तक ये होता था कि महिलाएं अपने पास जो पैसा बचता था उसे रख लिया करती थी, कैश रख लिया करती थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद वो अचानक से सब चला गया। अब क्या फर्क आया 1 साल में?
नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया है। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि हम बड़े नोट ना रख के छोटे रख रहे हैं, बस। पहले हम 1000 के नोट रखते थे, अब जैसे नोट चेंज हो गए तो कभी नए नोट आने के बाद 500 के नोट रखे, पर 2000 के नोट को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। नोटबंदी को लेकर मेहनतकश मजदूर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने पटना का रुख किया। यहाँ मेहनत मजदूरी करके पेट भरने वाले लोग नोटबंदी के फैसले से थोड़ा नाखुश नजर आए। असर तो सर पहले के अपेक्षा अभी खराब चल रहा है। इस समय हम लोग कम से कम एक ठेला पर 700 से 800 कोई बेचते थे, जो 250-300 कोई भी बिक रहा है। आपको लगता है कि नोटबंदी का असर हुआ है इतना? नोटबंदी का भी असर है, प्लस कुछ GST जो लागू हुआ इसका भी असर है। बाजार में बस वही ज़्यादा बड़ा वाला दुकान पे नहीं असर पड़ा, हम लोग छोटा दुकानदार पे असर पड़ा। प्रभावित रहे उनमें से सब्जियों का बाजार भी एक है, क्योंकि सब्जियां रोज़मर्रा की चीज़ है, लोग डेली बेसिस पर खरीदते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद से कैश की कमी आई थी और इस वजह से लोग मंडियों में नहीं आ रहे थे। एक साल बाद क्या हालात हैं ये जानने के लिए हम एक सब्जी मंडी में पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। नोटबंदी से परेशानी थी हमें, और जो सारे GST लग गई इससे भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। मार्केट में ग्राहक नहीं आता, वह बोलते हैं कि ऐसी चीज़ तो वहीं पर ही मिल जाएगी, हमारे घर के पास मिल जाती है, मार्केट आने से क्या फायदा। बाजार की तरह ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इस मंदी की मार को झेलने के लिए मजबूर रहा। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ भी नोटबंदी ने कारोबारियों के काम पर बड़ा असर जरूर डाला था, लेकिन व्यापारी इस फैसले को आने वाले वक्त के लिए बेहतर बता रहे हैं। तो नोटबंदी से कपड़ा व्यापार को, जो हमारे यहाँ पे कैश आती थी, जो रोकड़े में कपड़ा बिकता था, वो रुक गया है, वो फ्लो रुक गया है। और लेकिन वो फ्लो रुकने के बाद ये GST आया है, उसमें कुछ फायदे हुए हैं। जैसे यहाँ चीटिंग होती थी, वो चीटिंग बंद हो गई। नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर ये तो जाहिर हो रहा है कि इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। सरकार के खजाने जहां इस फैसले के बाद भरे पूरे हैं, तो वहीं कैश आधारित कारोबार पर चोट लगी है। ऐसे में देखना होगा कि मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों को कितनी जल्दी राहत मिल पाती है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे जो घोषणा की थी नोटबंदी की, उसमें 3 अहम बातें थीं कि अगर नोटबंदी होती है तो काला धन जो पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चंगुल में लिए है, उससे अर्थव्यवस्था बाहर निकल पाएगी। उसके साथ साथ टेरर फंडिंग पर बहुत बड़े पैमाने पर नकेल कसी जा सकेगी और जाली नोट का कारोबार जो पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में चल रहा है, उस पर पाबंदी लगाने में मदद मिलेगी। अब सवाल यह उठता है 1 साल बाद कि क्या वाकई में ये 3 लक्ष्य पूरे हो पाए। अगर टेरर फंडिंग की बात की जाए तो अभी तक उस पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। अगर हम जाली नोट की बात करें तो दरअसल वो इतना छोटा निकला कि उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता ही नहीं है। अब बात करें काला धन की, तो सिर्फ 1% रकम बैंकों में जमा न हो पाई, यानी कि सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए जो बैंक में जमा हो पाए। क्या वो सब सफेद पैसा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हां ये जरूर है कि जिस तर्ज पर काले धन को बाहर निकालने की उम्मीद सरकार को थी, वो सपना साकार न हो पाया। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ। और इसी के साथ 8 नवंबर 2016 की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक देश का सबसे बड़ा फैसला, या यूं कहें कि एक क्रांतिकारी ऐलान करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। हराम से लेकर खास शख्स हैरान परेशान दिखाई देने लगा। चाहे दिन का उजाला हो या फिर स्याह रात, लोग नोट बदलने और बैंक ATM से पैसे निकालने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। हो सकता है कि इस तारीख को कुछ लोगों ने भुला दिया हो, लेकिन कुछ लोगों के जहन में यह इस कदर रच बस गई कि वो इसे शायद ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नोटबंदी से देश और आम जनता को कितना फायदा हुआ। क्या वाकई नोटबंदी का फैसला देश के हित में था? क्या नोटबंदी के फैसले ने देश की दशा और दिशा बदल दी? क्या सही मायने में काले धन पर कसा शिकंजा? क्या नोटबंदी ने तोड़ दी टेरर फंडिंग की कमर? क्या जाली नोटों का खत्म हुआ कारोबार? ये सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद PM ने नोटबंदी के ऐलान के बाद ये कहा था कि इससे अलगाववाद और आतंकवाद पर करारा प्रहार होगा, टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसेगा। नोटबंदी हम न करते
ये पैसे आते कहां से हैं, जाते कहां हैं, उसकी पूंछ नहीं पकड़ते तो कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसे किस रास्ते से आते हैं वो कभी पता नहीं चलता। और कश्मीर के आतंकवादी आज दिल्ली की जेलों में नहीं सड़ते भाइयों बहनों। हमारा कांड वाले और कश्मीर की जनता, इतने लोगों को पकड़ा हमने, बड़े बड़े दिग्गजों को पकड़ा है, हमारा कांड में पकड़ा है। कश्मीर की जनता हमारे साथ हो गई क्योंकि पहली बार उनको पता चला कि पैसे तो पाकिस्तान से कश्मीर से नाम पे आते हैं लेकिन मलाई तो यही 6-8 लोग खा रहे हैं। ये सारी चीजें कच्चा चिट्ठा खुल गया और वो जेलों में सड़ रहे हैं भाइयों बहनों। जानकारों के मुताबिक नोटबंदी के फैसले के बाद टेरर फंडिंग के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो एक्शन लिया है उससे बहुत हद तक सफलता मिली है। एनआईए की कार्रवाई से विदेश से आतंकियों को मिलने वाले पैसे पर रोक लगी है। यही नहीं, नोटबंदी के बाद से आतंकियों के हौसले पस्त हुए हैं। उनके पास पैसा पहुंचने पर काफी हद तक ब्रेक लगाई जा सकी है। पहले जब कभी भी किसी आतंकी का एनकाउंटर होता था तो हजारों लोग वहां पहुंच जाते और आर्मी पर पत्थरबाजी करते। अब हालात ये हैं कि इनकी तादाद 20 या 30 से ज्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी से सिर्फ टेरर फंडिंग पर करारी चोट हुई है, बल्कि जाली करेंसी पर भी नकेल लगी है। नोटबंदी का मकसद जहां छिपे हुए धन को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना था, तो वहीं जाली नोटों का भी पता लगाना था। देखा जाए तो इस क्षेत्र में सरकार के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 500 रुपए के बंद हुए हर 10 लाख नोट में औसत 7 नोट नकली थे और 1000 रुपए के बंद हुए हर 10 लाख नोटों में औसत 19 नोट नकली थे। दरअसल नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में देश भर में कार्रवाई की है। सरकार कई स्तर पर कई अघोषित बेनामी संपत्तियों का पता लगाने में कामयाब हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। उसने सघन खोज, जब्ती और छापे में करीब 71,941 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि लाख आलोचनाओं के बावजूद नोटबंदी का फैसला देश हित में था और इससे न सिर्फ अलगाववाद और आतंकवाद पर लगाम लगी, बल्कि बहुत हद तक जाली करेंसी के कारोबार पर भी नकेल कसी गई। टीम न्यूज नेशन। एक साल बाद नोटबंदी आज सरकार के लिए जहां उपलब्धि के तौर पर स्पष्ट है, वहीं विपक्ष मानता है कि यह चुनावी मुद्दा है और इसी मुद्दे पर विपक्ष चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर रहा है, कम से कम हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। लेकिन क्या ये दो राज्यों की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएगी कि नोटबंदी का कोई भी दुष्प्रभाव न तो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा और न ही अर्थव्यवस्था पर? यह तो 18 को ही पता चल पाएगा।